जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग 6 चैप्टर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। और 21 क्लास के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, 11th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें भी पार्ट 1 पढ़ रहे हैं अभी हम लोगों को। अभी हम लोगों को इसमें 2 बुक और ख़त्म करना है, ठीक है। पहला बुक ही है अभी। इसमें दोस्तों 6 चैप्टर में है भू आकृति की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं भू आकृति की प्रक्रिया क्या होती है। बोल रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानना है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूप्रपट्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ और वह कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, भूकंप हो रहा है, ज्वालामुखी के प्रकार, भूप्रपट्टी को निर्मित करने वाली जो सेल है, खनिज है, इसके विषय में जो सूचना जानकारी के पश्चात हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि धरातल असमतल क्यों है, ठीक है। समतल पूरा तरह से समतल तो है नहीं धरातल, तो असमतल क्यों है देखिए जानते हैं। बोल रहा है सर्वप्रथम भूप्रपट्टी गत्यात्मक है, ठीक है। बोल रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। मतलब क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में क्या होती है, संचालित होती रहती है। मतलब कि ये अस्थायी नहीं है प्लेट, ठीक है। गंतात्मक मतलब क्या है, मतलब गतिशील है। गंत्यात्मक मतलब क्या, गतिशील है प्लेटें भूप्रपट्टी, ठीक। बोल रहा है कि निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। मतलब अभी जो इसकी गति है ना, उससे तीव्र गति से पहले ये संचालित होती थी, ठीक है। अभी इसकी गति क्या है, थोड़ी धीमी हो गई है, भविष्य में थोड़ी और धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो भूप्रपट्टी की निर्माण करने वाली पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों को पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य बल में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, ठीक है। यद्यपि इसकी तीव्रता में अंतर है, मतलब तीव्रता में अंतर है, लेकिन आज भी क्या है, सक्रिय है। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भव आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा क्या है, परिवर्तनशील है। मतलब परिवर्तन होते रहता है, कभी तीव्र कभी मंद। बोल रहा है कि बाह्य बलों को बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बाह्य जनित बलों को क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा वेसिन निम्न क्षेत्रों या गर्तों का भराव, धरातल पर अपरदन के माध्यम से ऊंचाबच के मध्य अंतर को कम होने को तल संतुलन कहते हैं। तो तल संतुलन इसी तरह से होता है। बोल रहा है अंतर्जनित बाह्य हो रहा है, ठीक है। बाह्य अभी बताया, ठीक है। बाह्य बल के कारण ये हो रहा है, जैसे बेसिन का निर्माण हुआ, ठीक है। बाह्य बल में क्या होता है, बाह्य बल की क्रिया के परिणाम बाह्य जनित बल अगर लगेगा तो उसमें उभरी हुई भू आकृतियाँ का भी घर्षण हो जाएगा। अब बेसिन का निर्माण होगा या फिर निम्न क्षेत्र वाले भराव का जो है निर्माण हो जाएगा। ये सब क्या है, बाह्य बल के कारण है। धरातल पर अपरदन का माध्यम से हो जाएगा, ऊंचाबच के मध्य में कम में अंतर हो जाएगा। इसको तल संतुलन जो होता है वो बाह्य बल के कारण ही होता है। अब यहाँ पे अंतर्जनित बल दे रहा है, ठीक है। तो अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों के ऊपर उठती है और यह उसके निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं ऊंचाबच में भिन्नता को बराबर करने सब असफल रहती है। अतएव मतलब ये क्या होती है, ऊंचाबच को भिन्नता को जो बराबर नहीं कर पाती है बाह्य शक्तियाँ, ठीक है। और ये आंतरिक शक्तियाँ पर निर्भर हो जाती है। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बाहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल में विरोधात्मक कार्य चलते न रहे। देखिए अगर कोई आंतरिक जल बल लगा रहा है, ठीक है, अंतर्जनित बल है और उसके विरोध में बाह्यजनित बल भी उतना ही काम कर रहा है, तो ये प्रक्रिया समतल रह जाती है, कुछ उड़ाव चढ़ाव नहीं होता। लेकिन अगर भिन्नता हो जाती है विरोधात्मक में, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे तल का संतुलन बिगड़ जाता है, ऊंचा खबर हो जाता है, कहीं ऊंचा उठ जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, समतल तौर पर नहीं रह पाता है। समानतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल है। तो मतलब भू निर्माण करने वाला बल कोई पूछे तो बाह्य बल न होकर के आंतरिक जनिक बल है, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली होगा ना। और अब बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भू विघर्षण बल होती है। तो ये क्या होता है, भूमि का विघर्षण करता है, ये भूमि विघर्षण बल होता है बाह्य जनित बल। लेकिन अगर आंतरिक जनित बल की बात करें तो मुख्य रूप से जो आकार देता है ना, इसी के कारण होता है। तो आंतरिक जल जो है भू आकृति का निर्माण करता है, लेकिन भू विघर्षण की बात करें तो वो बहिर्जनित बल होगा। देखो तो इस बात को आप याद रखिएगा।
बोल रहा है भूतल संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर है और इसका व्यापक और सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों के धरातल के पर्यावरण के अनुवाह का योगदान करता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। क्या अत्यधिक दोहन किया है? हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावना को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसे उपयोग, दुरुपयोग, कुप्रयोग का कारण इसकी जो संभाव्यता थी और बहुत तीव्र गति से इसका क्या हुआ है, संभाव्यता जो था ना उसको क्या हुआ, ह्रास हुआ है। और इस तरह से कुप्रभाव से कुप्रयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा तो क्या होगा, ह्रास ही तो होगा। तो जो संभाव्यता था उसको में क्या हो गया, ह्रास हो गया। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी भी दे रहा है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए उसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए अब यहाँ पे भू आकृति प्रक्रियाएं के बारे में जानते हैं। उतना तो दे दिया ओवरऑल, अब यहाँ पे दे रहा है भू आकृति प्रक्रियाएं। तो बोल रहा है कि आप भू आकृति प्रक्रियाएं क्या समझना चाहोगे? धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बाह्य जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे देखिए, अंतर्जनित बल और बाह्य जनित बल के द्वारा जो भौतिक दबाव बनता है या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, भूतल का विनाश होता है। ठीक है, विन्यास होता है मतलब विस्तार या फिर भू आकृतियाँ मतलब जो परिवर्तन होता है ना उसी को कहते हैं भू आकृतियाँ। बोल रहा है पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं। क्या पटल विरूपण है और एक क्या है, ज्वालामुखीयता है। दोस्तों देखिए, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर 6 क्लास से रेगुलर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है, अपक्षय हो गया, बृहच्छरण हो गया, अपवर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं। तो ये सब जो है अपवर्दन, अपक्षय, अपवर्दन, निक्षेपण, ये सब जो है बाह्य मतलब बाह्य शक्तियाँ, ठीक है, बाह्य जनित। इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति में किसी भी बाह्य जनित बल तत्व जैसे जल हो गया या फिर हिम हो गया या डाई हो गया इत्यादि जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण या परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृति कारक कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, भू आकृति बाह्य जनित कब होगा, ठीक है, बाह्य जनित कब होगा, बाह्य जनित तब होगा जैसे कोई कारक होगा तभी ना होगा बाह्य जनित। जिससे मान लिया जाए कि जल है तो जल से मान लिया जाए कि यहाँ से मिट्टी कट करके जल के कारण बह करके यहाँ आया है मिट्टी, तभी ना ये बाह्य अपरदन होगा, ठीक है। तो जल इसका कारक है, हिम इसका कारक है, हिम बर्फ से भी मतलब होता है कटाव, और वायु से वायु चलेगा भी तभी वह कटाव होता है मिट्टी का वगैरह। तो ये सब क्या होता है ना कि बाह्य जनित। बाह्य जनित का क्या है, कारण है, कारक है एक प्रकार का, जिसके माध्यम से जो है बाह्य जनित बल जो है काम करता है, ठीक है। नहीं तो फिर बाह्य जनित बल कैसे रह जाएगा, ठीक। अब देखिए बोल रहा है दोस्तों, जब प्रकृति में ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटा करके ढाल के साथ ले जाता है और निचले भागों में निक्षेपित कर देता है। तो यही बात कह रहा है। बोल रहा है भू आकृति प्रक्रियाएं तथा भू आकृति कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। बोल रहा है इस एक प्रक्रिया एक बल होता है, एक प्रक्रिया क्या होता है, बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक मतलब एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल हो गया, हिमानी हो गया, हवा हो गया, लहरें हो गया, धाराएं हो गई, तो ये सब है तो धरातल के पदार्थ को हटाता या ले जाता, मतलब वहाँ से हटा दिया एक जगह से, यहाँ पर से हटाकर गड्ढा भी कर सकता है, कहीं पर जाकर निक्षेप कर वहाँ पर ऊँचा भी कर सकता है। तो मतलब पदार्थ को हटाता है, ले जाता है, निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धरातल आदि इत्यादि को क्या कहते हैं, भू आकृति कारक भी कहा जा सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें समझ गए। बोल रहा है क्या आप समझते हैं कि भू आकृति कारकों एवं भू आकृति प्रक्रिया में अंतर करना आवश्यक है? तो है ही दोस्तों, है, ठीक है, हम कहेंगे कि है। प्रक्रिया वही होता है, भू आकृति प्रक्रिया, भू आकृति कारक क्या है, तो कारक जो कर रहा है वो कारक है और जो हो रहा है प्रक्रिया वो प्रक्रिया है। तो यही बस इतना ही सा अंतर है। बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है, पर
अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेश गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपवर्तन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण दोस्तों एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं, सब जानता है। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ कर देता है। सभी संचयन, चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या फिर सतह पर हो, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर जब तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर बढ़ना। बाह्य जल को आप लोग पता चल गया। अब अंतर्जनित बल यहाँ पे पढ़ते हैं। बोल रहा है जब पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतियाँ प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर का ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा होता है। भूतापीय प्रवणता और अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह को प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपरपट्टी के मोटाई एवं दृढ़ता के अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपट्टी की सतह असमतल हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें दो बल है, एक पटल विरूपण है और एक ज्वालामुखीयता है। तो आइए दो तरह से किस तरह से यहाँ पे इससे स्थल मंडल का निर्माण होता है, परपट्टी का निर्माण होता है, वो हम लोग जानते हैं। तो आइए पटल विरूपण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पटल विरूपण क्या होता है? बोल रहा है सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित या उत्थापित तथा निर्मित करती है भूपटल के अंतर्गत आती है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। कौन कौन सा? तीक्ष्ण व्यन के माध्यम से पर्वत निर्माण। ठीक है, तीक्ष्ण व्यन के माध्यम से क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा और भूपरपट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली उत्थान और करने वाली प्रवृत्ति प्रक्रियाएं होगी। दूसरा क्या है? धरातल के बड़े भाग के उत्थापन और विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधित प्रक्रियाएं। तीसरी की अगर बात करें तो अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। चौथा, प्लेट विवर्तनिकी के क्षैतिज संचलन के कारण करने से प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट विवर्तनिकी या परिवर्तनिकी प्रक्रिया में भूपरपट्टी बलयन के रूप में तीक्ष्णता से क्या होती है? विकृत हो जाती है, मतलब टूट जाती है। विकृत मतलब वही टूट जाना, और महाद्वीप रचना के कारण असाधारण विकृति हो सकती है। बोल रहा है परिवर्तनीय पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनीय महाद्वीप रचना भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपरपट्टी में भ्रंश और विभंग हो सकता है। इस प्रकार प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेल का क्या होता है? कयानृत परिवर्तन हो जाता है। ठीक, हाय दोस्तों, अब देखते हैं ज्वालामुखीयता क्या होता है, देखते हैं। बोल रहा है ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैल अथवा लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूप को निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलों शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, तो उसको पढ़िए आप लोग। ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी में क्या है जो अर्थ हो वो बताना है। अंतर्जनित प्रक्रिया पढ़ लिए, अब हम लोग बाह्यजनित प्रक्रिया पढ़ते हैं। बाह्यजनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होता है। क्या आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बाह्यजनित बलों के नियंत्रित परिवर्तनिक कारक की निर्मित होती है? तो क्यों ऐसा सोचते हैं? बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं और ठोस पदार्थ के प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव उत्पन्न होता है। इससे विकृति प्रेरित होती है और धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल मतलब विलगकारी बल होते हैं। यदि यही प्रतिबल शैल एवं धरातल के पदार्थ को तोड़ता है, अवरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या
विसर्पण या फिसलन होता है। धरातल के साथ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होता है, जो कई कारणों जैसे तापमान में परिवर्तन हो गया, क्रिस्टल एवं पिघलने की जो पिघलन के द्वारा उत्पन्न होता है। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करता है तथा विलेय पदार्थ को घुला देता है। इस प्रकार धरातल के पदार्थों को पिंड में प्रतिबल का विकास, अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जानिक भूआकृति प्रक्रिया भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापमान एवं वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व है, ठीक है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सभी भू जनित भू आकृतियां प्रक्रियाओं को एक समान शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत्ति, निरावृत करना या फिर आवरण हटाना। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा इसमें संशोधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनित भू आकृतियां प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार से भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विभिन्न भू आकृतियां प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण को मुख्यतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर रहना पड़ता है। बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न ज्वालामुखी, जैसे कि ऊंचाई हो गया, ऊंचाई में अंतर जो होता है, दक्षिणामुख ढाल पर पूर्व एवं पश्चिमामुखी ढाल पर अपेक्षा अधिक सूर्यताप जो है इस प्राप्ति होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, स्थानीय भिन्नता भी पाई जाती है। उष्णच वायु के वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं बाष्पीकरण से संबंध है। तापक्रम के दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन के प्रवृत्ति, तुषार व्यापन का गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश में अंतर भू आकृतियां प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पढ़ देखते हैं, ठीक ना, थोड़ा इसको रोकेंगे, आधा कल पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि जलावयवी कारक समान हो तो बहिर्जनित भू आकृतियां प्रक्रियाएं के कार्यों में गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर क्या होता है, निर्भर करती है। संरचना में क्या होता है, बलन होता है, भ्रंश होता है, संस्तर होता है। दोस्तों भ्रंश ये सब सारे चीज़ बोला और भ्रंश के बारे में क्लास 7 में पढ़ना, ठीक है, पढ़ लिए होंगे आप लोग इसको बताने की जरूरत नहीं है। पूर्वाभूमिकीकरण, झुकाव, जोड़ों में उपस्थिति, अनुपस्थिति, संस्करण, तरल घटक, खनिज की जो कठोरता होती है, कोमलता होती है, उसकी रासायनिक संवेदनशीलता होती है, पारगम्यता होती है, अपारगम्यता होती है, तो ये सब जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा न्यूनतम सेल सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन के क्षेत्र यहाँ पे है जो दिया जा रहा है। ये जो है ना, ये न्यूनतम सेल को दर्शा रहा है, ठीक। और ये बोल रहा है, ये सेकंड में जो है ना सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है। थर्ड में जो है वो अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है। फोर्थ जो मृत्तिका खनिज क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है ना, मृत्तिका खनिज क्षेत्र। 5 कहाँ है भाई, 5 में एल्युमिनियम के ऑक्साइड के अधिकता क्षेत्र है। 5 में एल्युमिनियम की ये है, देखिए 5 में एल्युमिनियम की जो अधिकता का है, ठीक है। अब 6 में क्या है, लोहा और एल्युमिनियम का, ये 6 है, लोहा और एल्युमिनियम का जो यहाँ पे है। जलवायु में अपक्षय मेटल के जो है गहराई माप रहा है, ठीक है। बोल रहा है विभिन्न प्रकार की सेल अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधात्मक एवं तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायवीय दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों के प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति की भिन्नता के कारण क्या होती है, बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रियाओं का प्रभाव मंद होता है, थोड़ा होता है या फिर मंद होता है तथा अल्प अवधि में
अवगमन हो सकती है। दीर्घ अवधि में यह सतत श्रांति के कारण सेलों में तीव्रता से प्रभावित हो जाती है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संचालन में संरचना में अंदर भू-आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक रूप का विद्यमान रहती है। ठीक है, बोल रहा है कि भू आकृतियाँ प्रक्रिया जो है यहाँ विस्तृत विवरण है। अब क्या है कुछ मतलब क्या होता है, जैसे आंतरिक जन 2 प्रकार का था, पटल विभूदन, और एक था ये ज्वालामुखीयता, तो सब पढ़ लिए। अब बाह्य जनत का जो कुछ कारक है, जैसे अपरछय हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, तो इस सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस हम इतना ही पढ़ते हैं, और आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो बाह्य जनित कारक जो बल है ना, उसके क्या क्या जो है उसका कारक है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे डिस्कस। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल फिर इसी चैनल पर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।